हाँ। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफी। तो हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफी हम कर रहे थे। तो जो पहला है एरियल फोटोग्राफ है वो 1826 में लिया गया, जो केवल इमारत से लिया गया। ठीक है, तो उसकी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं होती। अगर हम थोड़ी सी कम ऊंचाई से, कम हाइट से अगर फोटोग्राफ लेते हैं तो ज्यादा एरिया नहीं कर पाओगे। तो अगर एक इमारत से लेते हो तो कितना ले पाओगे? ज्यादा नहीं। जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना ज्यादा ले पाओगे। तो इसीलिए नेक्स्ट जो था, पहले तो यानी इंसान खुद है किसी प्लेटफॉर्म का यूज करे। मान लो जैसे कोई ऊंची कुछ भी चीज रख लो, आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो ऊंचाई पे कोई, लेकिन वो कितना ऊंचा कर सकते हो? ठीक है, तो कितना ऊंचा कर सकते हो? ज्यादा ऊंचा नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, तो बलून्स, जो नेक्स्ट स्टेप था, बलून्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, 1859 में पहली बार ढंग से, यानी सही तरीके से, पहले भी छोटे मोटे पैमाने पे किया होगा, लेकिन हम कहेंगे कि सही अच्छे तरीके से जो शुरुआत है 1859 में बलून का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो गैस से भरे हुए बड़े गुब्बारे, ठीक, हाइड्रोजन एक्सेट्रा गैस जो है हल्की होती है, तो उससे भरे जो गुब्बारे हैं उनके ऊपर कैमरा रख दिया गया। ठीक है, तो बलून जैसे मूव करेगा, तो बलून है जो काफी हाइट पे, जैसे पक्षी काफी हाइट पे उड़ सकते हैं, कुछ कुछ बड़े पक्षी। ठीक है, तो बलून काफी हाइट पे उड़ सकता है। तो यानी अगर आपको, अगर शहर का, पूरे शहर का लेना है, तो वहां पे आप एक इमारत से नहीं ले पाओगे। तो बलून है, तो बलून को आप क्या कर सकते हो, वो जो काफी हाइट पे उड़ सकता है, उस पर कैमरा फिट करके आप जो है पूरे शहर का एक तरह से सर्वे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद 1906 में, उसके बाद क्या है, लेकिन बलून की भी एक लिमिटेशन है। बलून भी ना तो उतनी ज्यादा लंबी दूरी तक जा सकता है और ना ही बहुत ज्यादा हाइट तक जा सकता है। तो इसमें एरियल फोटोग्राफी में, यानी हवा से जो है फोटो लेने की, इसमें पहले बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग से ले रहे हैं, फिर बलून का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बीच में क्या, फिर कभी कभी जैसे कुछ पक्षियों का भी प्रयोग किया गया, जैसे कबूतर जैसे कुछ पक्षी हैं, तो कैमरे जो थोड़े से हल्के कैमरे हों, तो पक्षियों के ऊपर बांध के तो है फोटोग्राफ लिए गए। कई बार पतंगों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन वो उतना जो मेजर जो है टूल नहीं बन पाए। ठीक है, वो ज्यादा, उनकी काफी लिमिटेशन है। तो जो नेक्स्ट स्टेप था, एरोप्लेन, एरोप्लेन आ गए। ठीक है, तो राइट बंधुओं ने क्या है, अपना एरोप्लेन बनाए। तो अब एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन काफी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी और एडवांस होगी एरियल फोटोग्राफी, एरोप्लेन के आने से और एडवांस होगी। अब 1920 तक आते आते, यानी अगर सही तरीके से कहें ना, 1906 में शुरुआत तो होगी, लेकिन क्या है, अगर हम कहें थोड़ा बड़े पैमाने पर जो है एरोप्लेन का यूज करना एरियल फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज स्केल पर यूज होने लग गया। ठीक है, लार्ज स्केल पर एरोप्लेन का प्रयोग एरियल फोटो के लिए होने लग गया। ठीक है, 1833 में क्या हुआ, अब कमर्शलाइजेशन होना शुरू हो गया। वाणिज्यिक
यानी एरियल फोटोग्राफ्स का वाणिज्यिक स्तर पर जो है उत्पादन होने लग गया, कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल का मतलब समझते हो? ये एक प्रॉपर एक काम के रूप में, जैसे कोई व्यवसाय होता ना, यानी एरियल फोटोग्राफ लेना, उससे जानकारी हासिल करना, ये एक प्रॉपर व्यवसाय बन गया। ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, मान लो किसी देश की गवर्नमेंट है, मान लो यूएसए में है कोई, मान लो जैसे गवर्नमेंट है, तो उसने मान ले, खासकर गवर्नमेंट को जो है मेजरमेंट करनी है अपने एरिया का है, चाहे वो सिक्योरिटी के पर्पज से करना हो, या अपने एरिया का जैसे होता है ना कि जैसे हम लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड के लिए रखना हो, या किसी भी तरीके से, इस तरीके से। एक मिनट। ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट अगर यूज कर रही है लैंड रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, या सर्विलेंस के लिए, या किसी भी तरह चीज के लिए, तो मान लो उनका खुद का हो। अब क्या हो गया, एक व्यवसाय हो गया। मान लो किसी व्यक्ति ने एरोप्लेन खरीद लिया, कोई मान लो कंपनी हो, या किसी व्यक्ति ने, यानी जो भी इस तरह का व्यवसाय, तो उसने एक प्लेन खरीद लिया, और उस प्लेन का प्रयोग वो या होता ना कि यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, लाने ले जाने के लिए होता ना। एक तो क्या है, मान ले एक प्लेन है अगर यात्रियों के लिए भी, तो कमर्शियल यूज का मतलब क्या होता है, जब क्या है उसका प्रयोग व्यवसाय के तौर पे, कि ठीक है अब मान ले जैसे प्लेन है, तो लोग आने के लिए, जाने के लिए जो है अपनी यात्राओं के लिए उसका प्रयोग करेंगे, बदले में जो भी उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कमर्शियल यूज। लेकिन एक दूसरा यूज भी तो हो सकता है, मान ले गवर्नमेंट है, उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज है, वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, समझ रहे हो। तो कमर्शियल का मतलब होता है कोई भी काम जब पैसे कमाने के लिए किया जाता है, तब वो कमर्शियल हो गया, वाणिज्यिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उससे है ना कि हम कह रहे हैं कि 1820 में भी ले रहे थे, तो वो कुछ गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जैसे ले लिए, तो लेकिन बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे व्यवसाय है कि कुछ लोगों ने एरोप्लेन खरीद लिया, और उस एरोप्लेन का प्रयोग वो से केवल एरियल फोटोग्राफी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो किराए पे दे रहे हैं, आओ भी, ठीक है, तो जिसको भी एरियल फोटोग्राफ करवाने हैं, आओ पैसे दो, और उनके जहाज का जो है वो एरियल फोटोग्राफ लेने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था, उसकी कमर्शियल डेवलपमेंट होगी एरियल फोटोग्राफी की 1833 के बाद। ठीक है, समझ गए ना कमर्शियल का क्या मतलब हो गया। तो अब ये एक व्यवसाय के रूप में उभर गया। ठीक है, उसके बाद जो आपके वर्ल्ड वॉर थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो उस दौरान ये जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं, उन्होंने काफी बड़ी भूमिका इन के दौरान निभाई। तो यानी शुरू में जो यूज होता था एरियल फोटोग्राफ्स का, वो मिलिट्री पर्पज से ज्यादा होता था। ठीक है, वो मिलिट्री पर्पज से होता था। तो देशों की जो सेनाएं हैं, अब एक आदमी वहां पे शुरुआत थी, क्या नॉर्मल आदमी कोई और उद्योगपतियों के लिए भी शायद उतना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता होगा। तो यानी जो सेना है, कोई भी चीज शुरुआत में आती है तो वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, तो आम आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या है, खासकर गवर्नमेंट है या जो सेना है, तो सेनाएं इनका प्रयोग करती थी इस तरह के फोटोग्राफ्स का। ठीक है, मिलिट्री पर्पज के लिए। एक शब्द आता है सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, नजर रखना।
तो मिलिट्री सर्विलेंस या मिलिट्री दूसरे देश की सेनाएं, तो यानी ऊपर से आपका एरोप्लेन जा रहा है, मान लो किसी देश की सेना कहाँ पे आई हुई है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई सेना है, आ रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है, आक्रमण कर रही है, तो यहाँ पे आप अपना एरोप्लेन भेज दीजिए, ठीक है, एरोप्लेन जाएगा ऊपर से और उनकी जानकारी कि कितनी सेना है, कितनी बड़ी है, कहाँ तक पहुंच गई है, किस एरिया में है, किस जगह बैठे हैं, क्या है, तो वो जो है जानकारी मिल जाती थी। तो खासकर मिलिट्री सर्विलेंस के लिए जो है इन वर्ल्ड वार के दौरान काफी बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग किया गया, ठीक है, और ये काफी बड़े फैक्टर भी रहे, जिन जिन देशों को इस तरह की चीजें उपलब्ध थी, ठीक है, अच्छे खासी बड़े स्तर पे, मान कैमरे का भी तो होता है ना कि हो मिल तो रहा है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन, जिसके पास जितनी बढ़िया टेक्निक, ठीक है, जितने बढ़िया अच्छे कैमरे, जितना बढ़िया उनके पास अच्छी सर्विस इसकी क्या बोलते हैं एरियल फोटोग्राफी लेने की, उतना ही ज्यादा उनको क्या बोलते हैं एक बेनिफिटिंग एज मिलना, उनको क्या है ना, ज्यादा उनकी तुलना में वो थोड़ा सा भारी पड़ते हैं, तो अपने विरोधी की तुलना में वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते थे, ठीक है। तो उस टाइम के जो भी रणनीतिकार थे, यानी जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जो वार यानी युद्ध के जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, तो उनका ये मानना था कि जिसके पास जितनी बढ़िया ये एरियल फोटोग्राफी का सिस्टम रहेगा, वो उसके जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, यानी जिसके पास ये है वो ज्यादा जीतेगा, ठीक है। तो एक मिनट और, एक मिनट रुकिए। तो ये जो है कि जिसके पास जितना ज्यादा ये टेक्निक अवेलेबल होगी, उसके जीतने की उतनी ही ज्यादा संभावनाएं होंगी, ठीक है। तो यानी इन युद्धों के दौरान, यानी हम कह सकते हैं 1945 या 1950 तक क्या है, ये जो एरियल फोटोग्राफ्स है वो मिलिट्री पर्पज के लिए इनका डोमिनेंस रहा, आधिपत्य रहा, ठीक है। तो यानी सारी की सारी ही सेनाएं, क्या उन सभी देशों की सेनाओं की कोशिश रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा ही हमारे पास हो और अच्छी टेक्नोलॉजी, तो उनकी इसकी डेवलपमेंट पर, यानी एरियल फोटोग्राफी की डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा उन्होंने जोर दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या आता है, ये तो होगी एरियल फोटोग्राफी की। अब नया प्लेटफॉर्म, अब हमने कहा ना, लेकिन एरोप्लेन भी तो कहाँ तक उड़ सकता है, बता सकता है कि कोई एरोप्लेन मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, कोई बताएगा? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पढ़ा होगा कहीं पे। बताइए जल्दी। नहीं पता मैम। कितनी हाइट तक जाते हैं, ध्यान नहीं देते हो, कोई तो बताएगा। मैम शायद 35,000 से 42,000 फीट। हम्म, और कोई? मैम 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर का कैसे हिसाब लगाया, कैसे, कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा? मैम 12 एक बार किलोमीटर मोना मैडम के मुंह से सुना था जी।
क्या होता है 12 क्लास में 12 किलोमीटर पे? मतलब वो सौर 12, मंडल की जो वो होती है ना जी, उससे रिलेटेड है। हाँ। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि जो अक्षोभ मंडल है ना, तो उसकी लिमिट है, नॉर्मल जो एवरेज लिमिट है वो 12 किलोमीटर है, ठीक है। तो अक्षोभ मंडल के अंदर ही आपके जो है ज्यादातर, यानी 12 से नीचे ही रहेंगे, ठीक है, लगभग 12 के करीब लगा लो, या जैसे 9 है 10 है, नीचे ही रहेंगे, मैक्सिमम है 12। लेकिन क्या 12 से ऊपर भी कोई जाते हैं क्या? कभी सुना है? कभी भी जो तुमने आज तक कुछ भी पढ़ा हो, क्या कभी तुमने सुना है अक्षोभ मंडल की सीमा से ऊपर भी क्या स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में भी कोई एरोप्लेन उड़ते हैं? हम्म, बोलो बोलो। सुना तो नहीं है जी, पर पक्का तो पता नहीं हाँ, जी। उसका फायदा बता सकते हो? अगर मान लो आपकी एरोप्लेन समताप मंडल में उड़े हैं, तो उसका फायदा बता सकते हो? यानी एक तो एरोप्लेन आपके अक्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में उड़ रहे हो, और एक आपके समताप मंडल में उड़ रहे हो, तो किसमें फायदा है? बोलो। दिमाग लगाओ। जल्दी बताओ। देखिए, अक्षोभ मंडल का मतलब क्या होता है? जहां पे वेदर रिलेटेड फिनोमिना होता है, वहां पे हवाएं चल रही हैं, वहां आंधी आ रही है, वहां चक्रवात आ रहे हैं, तो वेदर फिनोमिना अक्षोभ मंडल में मिलते हैं, ठीक है। आपका एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बादल आ गए, ठीक है, या चक्रवात आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हम्म, बताइए बताइए। सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो इसीलिए अक्षोभ मंडल में अगर आप चलाते हो, तो वायुमंडल की जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, वो आपको सीवियरली अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में पता है आपको, कोई बादल नहीं है, कोई वेदर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, एक जैसा टेम्परेचर है, तो वहां पे आसानी से सेफली एरोप्लेन आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो जो निचला स्ट्रेटोस्फियर है, तो उनका प्रयोग किया जाता है वायुयानों को उड़ाने के लिए, क्योंकि वो यानी वेदर से रिलेटेड है, भी आंधी है, तूफान है, और कोई भी जो चीज है वो नीचे ही रह जाती है, ठीक है। तो इवन बादल भी, तो वहां पे बादल नहीं होते, रेयर बादल होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर उस हिसाब से सही है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा, ये तो हो गया ना कि 12 13, जैसे निचला स्ट्रेटोस्फियर है मान लो, फिर 20 उसकी ऊंचाई पे जेट स्ट्रीम्स सुना है? कहाँ मिलती हैं जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम कितनी हाइट पे मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? क्या होती हैं?
जेट स्ट्रीम, जल्दी बोलिए। किसी ने जेट स्ट्रीम का नाम नहीं सुना क्या? सुना है जी। फिर वहाँ तो 13-14 किलोमीटर। मैम जी क्या होती है जेट समुद्र स्ट्रीम? के मैम समुद्र की सतह से 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है मैम, और लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है, मतलब एक क्या पट्टी चीज की है, उसमें क्या से चीज है ये? धाराएं है जी, मतलब धारा या कह किस चीज सकते की हैं। धारा? पानी की धाराएं हैं? ना जी, किस चीज वायु की? मतलब। हवा की ना? हाँ जी, हवा की। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। यूं नहीं कि हाँ धारा है, धारा मैंने धारा तो का मतलब होता है कि कोई भी चीज कंटिन्यूटी में हो, चाहे वो पानी है, हवा है, कोई भी है। ठीक है, धारा कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वायु की धारा है ना। ठीक है, अच्छा, क्या विशेषता है इनकी? कि बहुत ही फास्ट मूविंग है, आसपास की एयर की कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट मूव करती है। तो जब जेट स्ट्रीम पढ़े होंगे तो आपने एक फैक्ट भी पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम्स का पहली बार कब पता चला? ये तो नहीं पता जी। तो यानी आप लोगों ने जेट स्ट्रीम पढ़ा ही नहीं ढंग से। जब पहली बार 1945 में यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराए, ठीक है, तो यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराए, तो उनके जो क्या बोलते हैं एरोप्लेन, जेट जेट एयर थे, काफी यानी एडवांस है, जो काफी ज्यादा हाइट पर उड़ सकते थे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अगर निचले वायुमंडल में जब एरोप्लेन जाते हैं तो आप उनको देख पाते हो, जैसे कई बार हमारे ऊपर से जब जाते हैं तो आप देख पाते हो एरोप्लेन, उनकी आवाज भी कई बार सुन पाती है, नहीं तो कम से कम आंखों से देख पाते हो। ठीक है, या और कोई सर्विलेंस लगा रखा हो, तो खासकर अगर आपको सीक्रेटली कोई भी ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो यानी ये यूएसए हो गया, ये यूएसए हो गया, ये यहाँ पे जापान हो गया। ठीक है, तो इनका एरोप्लेन ये होगी, मान लीजिए इसकी हाइट ट्रोपोस्फियर हो गया, ठीक है, और मान लीजिए ये स्ट्रेटोस्फियर हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में कम से कम जो है ना काफी ज्यादा ऊंचाई पर, करीब करीब 25-30 की ऊंचाई पर, काफी ज्यादा ऊंचाई पर, 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो ये इन्होंने वायुयान बहुत ऊंचे उड़ाए। क्यों? कि ये सर्विलेंस में ना आए, इनका पता ही ना चले। ठीक है, क्योंकि इन्हें परमाणु बम, ये जो वायुयान इनके उड़े, इन्हें सीक्रेटली जाके, क्योंकि जापान खुद एक काफी एडवांस कंट्री था, तो हो सकता था कि उनको पता चल जाए, तो ये यहाँ पे गए और जाके बम, एटम बम यहाँ गिरा दिया। ठीक है, तो जब ये यहाँ ऊपर इतनी ऊपर इन्होंने पहली बार उड़ा, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा मतलब सीक्रेट उनकी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये पहला इस तरह का ऑपरेशन था, तो इन्होंने क्या काफी, तो बाई चांस से जब इनके एरोप्लेन उड़े, तो जिस जगह से उड़े तो वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने महसूस किया कि उनका, हाँ, जैसे है ना जहाज ऐसे उड़ रहा है, जैसे कि पानी में जैसे नाव है ना, कि बहुत तेज जो है पानी का बहाव है, और उसमें आप नाव को छोड़ दीजिए तो ऐसा लगेगा कि आप अपने आप बहे जा रहे हो। तो उन्हें लग रहा था कि वो वायुयान को नहीं उड़ा रहे, बल्कि वायुयान अपने आप जैसे उड़े जा रहा, और उनकी स्पीड डबल से भी ज्यादा हो गई। जितनी वो नॉर्मल तरीके से जब वायुयान उड़ता है तो उससे भी डबल होगी। जैसे ना कि जब नदी बह रही है, आप उसमें गिर जाओ तो आपके बहने की स्पीड जितनी उस पानी की है उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने महसूस किया कि उधर जाते वक्त यहाँ पे कुछ इस तरीके की हवाएं चल रही हैं स्पीड वाली, जिससे उनकी स्पीड, उनके जो है एरोप्लेन की, उनके जेट प्लेन था जो, उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो और आते वक्त, ये जाते वक्त तो इनको क्या हुआ, इधर से क्योंकि वेस्टर्ली है,
जेट स्ट्रीम्स क्या है, वेस्टर्ली है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही हैं। तो अमेरिका से जापान की तरफ यानी उसी साइड आ रही थी, तो जब जापान की तरफ जा रहे थे तो इनकी स्पीड क्या हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई, यानी इनकी स्पीड बढ़ गई। लेकिन जब ये वापिस आ रहे थे, उल्टा आ रहे थे गिरा के, तब क्या होगी, तब यहीं से जब गुजरे तो इनकी स्पीड क्या होगी, तो जैसे कि होता ना कि जिस तरफ बहाव है उसकी उल्टी दिशा में, मान लो नदी उस तरफ जा रही है और आप उल्टी तरफ जाना चाहो नाव में, तो क्या जा पाओगे, बहुत डिफिकल्टी होगी, है ना। तो इसी तरीके से जब वापस आ रहे थे तो इनके जहाजों को बहुत सारा क्या बाधा महसूस हुई। तो पहली बार पता चला कि इतने ऊपर वायुमंडल में ये बहुत तेज गति से बहने वाली, ठीक है, करंट है, ठीक है, एक लिमिटेड एरिया तक है, हर जगह वैसे उतनी तेज हवाएं नहीं है, बल्कि कुछ एक लिमिटेड एरिया में, जैसे कि एक नदी होती है, पूरी धरती पे पानी नहीं होता, बल्कि कुछ एरिया में जैसे नदी होती है, उसी तरीके से इस एरिया में ये स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, तेज हवाओं की, और इनकी डायरेक्शन क्या है, वेस्टर्ली है। तो पहली बार ये जेट स्ट्रीम्स जो मिली, इनको नाम भी क्यों दिया गया, तो ये जो जेट प्लेन थे ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो जेट प्लेन उड़े, जेट प्लेन हो जो बहुत फास्ट गति से उड़ते हैं, ठीक है, तो जेट प्लेन, तो ये जेट स्ट्रीम है, जैसे बहुत तेज गति वाले जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं, वैसे ही बहुत तेज गति वाली ये वायु की करंट है, धाराएं हैं। क्लियर है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के निचले स्ट्रेटोस्फीयर में जो है आपका एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, ताकि जो वेदर के फिनोमिना से कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये जेट जेट जो प्लेन होते हैं ये और भी ज्यादा ऊंचे उड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये मैं किस बात पे, कहाँ थे हम, हाँ मैं ये कह रही थी, अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ठीक है 25 किलोमीटर उड़ा रहे हो, 30 किलोमीटर उड़ा रहे हो, बस ना, आपके जो एरोप्लेन की लिमिट क्या है, आपके जेट मतलब जेट प्लेन हो कितना ही हुआ, तो मैक्सिमम है 25-30 किलोमीटर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, नॉर्मल की नहीं बात कर रहे हम, ज्यादा से ज्यादा की बात करें इस। अब 25-30 किलोमीटर ऊपर तुम उड़ोगे तो पूरी पृथ्वी तो तुम्हें नहीं दिखाई देगी, ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर उठोगे तो कुछ हिस्सा दिखाई देगा, 5 किलोमीटर है तो और ज्यादा दिखाई देगा, 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे हो तो और ज्यादा दिखाई देगा, 20 हो, 25 है, 30 है तो और ज्यादा है, लेकिन पूरी पृथ्वी नहीं दिखाई देगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप आया, ठीक है, तो 19 कितने में, 1957 में रशिया ने क्या बना दिया, तो अब है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब होड़ शुरू हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जीत गया, रशिया की हार हुई, तो काफी जो है गहरी जो चोट है रशिया को लगी, सोवियत संघ को, ठीक है, तो उन्होंने अपना क्या किया, सोवियत संघ की विशेष, हाँ, तो सोवियत संघ की विशेषता ये है कि और चीजों का विकास इतना हो ना हो, लेकिन वो मिलिट्री पे इतना ज्यादा स्पेंड करते हैं, और मिलिट्री की एडवांसमेंट उनकी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, जैसे मान लिया अमेरिका है सुपर पावर है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन हो सकता है कि रशिया उतना सुपर पावर नहीं हो आर्थिक दृष्टि, लेकिन मिलिट्री पावर, उनकी मिलिट्री पावर अमेरिका की मिलिट्री पावर को टक्कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री पे और कुछ हो ना हो, मिलिट्री पे वो पूरा यानी रिसर्च करते हैं, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसमें वो बराबर की मतलब टक्कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हथियारों के भी बहुत बड़े निर्माता हैं। तो 1957 में पहली बार जो है स्पुतनिक करके उन्होंने क्या बना दिया, सैटेलाइट बना दिया, ठीक है, सैटेलाइट बना दिया, कृत्रिम उपग्रह, जैसे यानी ये ऐसी चीज बना दी कि मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका वायुमंडल है, ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे जहाज उड़ रहे हैं, यहाँ से क्या सारी पृथ्वी, अब तुम्हारा जहाज मान लो इस जगह पे है, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो क्या कितना देख पाएगा वो, ये इतना देख लिया, ठीक है, इतना देख लिया, तो पूरी पृथ्वी को, अब कोई अगर तुम्हारा यहाँ पे है, जैसे उपग्रह हमने यहाँ छोड़ दिया, अब यहाँ से देखो पूरी पृथ्वी कवर हो रही है, ठीक है, तो पूरी पृथ्वी को एक तरह से देख पाएगा। तो ये काफी ज्यादा हाइट पे छोड़े गए कृत्रिम उपग्रह थे, और इनमें इन कृत्रिम उपग्रहों का, ये उपग्रह जो होता है ना, वो तो एक प्लेटफॉर्म होता है, उपग्रह के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, वहां पे ये नॉर्मल फोटोग्राफिक कैमरे नहीं है,
फोटोग्राफी कैमरे जो है दृश्य प्रकाश पर आधारित होते हैं, वहां पे हम उसको बोलते हैं वो, क्योंकि दृश्य प्रकाश वाले कैमरों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम क्या है, जो माइक्रोवेव है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड है, और दूसरी चीजों का प्रयोग करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम सेंसर। ठीक है, वो किसी भी तरह की जो वेवलेंथ है उसका प्रयोग करें, तो हम नॉर्मल वहां पे यानी सैटेलाइट पे जो एक तरह के कैमरे होते हैं उनके लिए हम कैमरा शब्द प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सेंसर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इनके ऊपर छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। तो यानी जो सेंसर हैं, काम तो किन का है, सेंसर का है, और जो ऊपर एक वो जो उड़ता हुआ एक वाले ऐसे चकोर करके तुमने देखा होगा, उसकी विंग्स भी होती हैं, ठीक है, इधर विंग्स है, ठीक है, थोड़ा, हाँ, तो वो प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है ना। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कैमरे रखे हुए हैं, यहाँ से उन कैमरों को जैसे मान लो बिजली पहुंचानी है, वो सारा काम होता है। तो ये उड़ता रहेगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे कैमरे लगा दिए, तो जहां जहां से उड़ेगा वहां वहां के एक तरह से ये फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ शब्द नहीं कर यूज करते, हम इमेज करते हैं। तो इन कैमरों से यानी इनको कैमरा नहीं बोलते, इनको सेंसर बोलते हैं। और ये जो फोटोग्राफ लेते हैं उनको हम फोटोग्राफ नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। यानी सेंसर होते हैं और वो सेंसर क्या करते हैं, इमेज लेते हैं। ठीक है, इमेज। तो जैसे पृथ्वी की कक्षा में इनको स्थापित किया गया, या पृथ्वी के कक्षा में यानी एक कक्षा बना दी, पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमते रहेंगे अपने आप, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों घूमता है। तो ये कृत्रिम उपग्रह बना दिए। ठीक है, तो पहला स्पुतनिक था, यानी रशिया ने शुरुआत करी। उसके ठीक इमीडिएट बात जो है, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है, तो यूएसए ने भी इस तरीके से अपने सैटेलाइट बना दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, भारत ने कब बनाया, 1975 में। तो आर्यभट्ट करके हमने पहला उपग्रह बना दिया। ठीक है, तो ये जो शुरुआती ये होते हैं। आगे आएंगे जब हम सैटेलाइट पे आएंगे, तो सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लो ऑर्बिट के। ठीक है, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, तो वो लो ऑर्बिट वाले हैं, मतलब 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। अब देखो 20, मान लो नॉर्मल जहाज तुम्हारे 20 किलोमीटर पे उड़ रहे हैं, तो उनकी तुलना में ये हाइट ज्यादा है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो 500 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो 500 किलोमीटर की हाइट पे उड़ेंगे तो वो ज्यादा पृथ्वी के ज्यादा हिस्से को कवर कर पाएंगे, है ना। ठीक है, और मान लो जो 700 किलोमीटर की, 700 800 किलोमीटर की हाइट पे हैं, ठीक है, तो वो थोड़े हाई ऑर्बिट के जो होते हैं ना, तो वहां से वो और भी ज्यादा काफी पृथ्वी के काफी बड़े हिस्से को वो कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं रिमोट सेंसिंग, यानी वो कृत्रिम उपग्रह जिनका प्रयोग पृथ्वी के किसी भी चीज की जानकारी को हासिल करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो है ना 35,000 किलोमीटर की, ये तो है ना 700 किलोमीटर है, 700 800 900 1000 किलोमीटर से नीचे ही रहते हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट होते हैं उनकी हाइट 1000 से नीचे, 700 800 इस तरीके से। ठीक है, वो पर्पस पे डिपेंड करता है कि ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो थोड़ा नीचे रख लो, ज्यादा एरिया की जानकारी चाहिए तो 700 800 पे रख लो। लेकिन दूसरे जो होते हैं ना 35,000 किलोमीटर की हाइट पे चल रहे हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के आखिरी लिमिट पे समझ लो। ठीक है, एक बार दोबारा ज्वाइन करेंगे, खत्म होने वाला, दोबारा ज्वाइन कर लेना, 2 4 5 मिनट लगेंगे।